विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान मूल अधिकार कर रहे थे हम, भाग 3। ठीक है, आज हमने करना आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अगर बियर एक्ट में देखते हैं हम लोग तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सबसे पहले तो हेडिंग याद कर लीजिए भाई, क्या कर लीजिए, और उसका अर्थ भी समझ लीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, हिंदी में बोल रहे हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी जब होती है तब आपके पास क्या मूल अधिकार है, जब आपको कोई डिटेन करता है तब आपके पास क्या मूल अधिकार है, ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो बियर एक्ट के हिसाब से किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब कोई पुलिस आ रही है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करनी आ रही है, तो उसे अधिकार है, मूल अधिकार, अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का। इसीलिए वो क्या बोलता है, वारंट लाए हैं, सबसे पहले क्या मांगता है, वारंट दिखाइए, मुझे गिरफ्तार अगर कर रहे हैं तो कारण बताइए कि क्यों कर रहे हैं गिरफ्तार। तो सबसे पहले वारंट। दूसरा, उसे अपने रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने की और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी अगर वो बोलता है कि मुझे अपने एडवोकेट से बात करनी है, अपने अधिवक्ता से बात करनी है, अपने वकील से बात करनी है, तो वो उसका मूल अधिकार है। क्या है, उसका मूल अधिकार है, और अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। माना अगर कोई दोष है भी तो क्या होगा भाई, प्रतिरक्षा कराने का अधिकार किसके माध्यम से, वकील के माध्यम से, अधिकार है, उसका मूल अधिकार है। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात बोली गई है 22 में बियर एक्ट में ही कि प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। क्या होगा, समक्ष पेश किया जाएगा। और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, मैं समझा देता हूं क्या बोलना चाह रहा है। संवैधानिक भाषा थोड़ा कठिन होती है। ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया, उसे 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। बाकी जज साहब देखेंगे कि उसको बेल देनी है या उसको पुलिस रिमांड पर रखना है, क्या करना है, ये उसका मूल अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना ही होगा। समझ में आ गया। आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। माना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 14 बीघा में कोई किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता है, तो अब जो निकटस्थ न्यायाधीश हैं वो कहाँ है, नरेंद्र नगर में है। कहाँ है, और उसको नरेंद्र नगर ले जा रहे थे। सुबह 5 मतलब सुबह 10 बजे चलना स्टार्ट हुए, बीच में लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, 2 दिन लग गए, 1 दिन लग गया पूरा क्या खुलने में, सड़क खुलने में। पहुंचे हम क्या तीसरे दिन पहुंचे या दूसरे दिन लास्ट में पहुंचे, 24 घंटे ज़्यादा हो गए। तो भाई बीच के आने जाने के समय को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना जरूरी है जिस व्यक्ति को निरुद्ध रखा गया। ये उसका मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये 1 और 2 जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाँ, लेकिन तीसरे में ही कहा गया है कि ये चीज उस पर अप्लाई नहीं होगी जो शत्रु देश का नागरिक होगा या अन्य देशी होगा। शत्रु देश के नागरिक पर ये अप्लाई नहीं होता है। शत्रु देश के ये तो हमारे मूल अधिकार थे जो 1 और 2 में बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं, नंबर 1 वारंट, सबसे पहले गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। नंबर 2 अपने विधि व्यवसायी से बात करने की छूट होगी। अपना जो क्या बोलते हैं, अपना एडवोकेट या अपने वकील से बात करने की छूट होगी और अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। ठीक है, तीसरा जो मैंने बोला, निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है या निरुद्ध किया गया है। अब ये चीजें उसको नहीं मिलेंगी, किसको, शत्रु देश के नागरिक। माना कोई आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया, पाकिस्तान का पकड़ा गया, चीनी कोई जासूस पकड़ा गया, कोई भी पकड़ा गया अगर अन्य देशी है, तो उस पर लागू नहीं होता है। ये उसके लिए अलग है कानून। उसको हम बोलते हैं, ख में बोल रखा है 3 के, निवारक निरोध। क्या
आपने सुना होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, सुने होंगे आपने, क्या सुने होंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो होते हैं वो सुने हैं, तो उन पर अलग एक्ट लगते हैं। क्या लगते हैं? तो हमने क्या करना, सारी चीजें पढ़नी है। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पढ़ना है 1950, ठीक है। एक हमने मीसा पढ़ना है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मीसा। एक हमने पढ़ना है क्या, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, है ना, कोफी पोसा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोफी पोसा। इंग्लिश में भी निकालिए इसको, क्या बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, है ना। ऐसे ही हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पढ़ना है, रासुका के नाम से जानते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं, रासुका लग गई, बड़ा खतरनाक माना जाता है, रासुका लग गई जी, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का पढ़ना है। एक हमने टाडा पढ़ना है, संजय दत्त याद होगा आपको, AK-47 के कुछ मैगजीन मिली थी कि स्प्रिंग मिला था कुछ, टाडा लग गई कई सालों तक। क्या पिक्चर बनानी पड़ी, कौन सी, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ऐसा ही होता है, नायक से खलनायक बन जाता है आदमी जब कभी क्या लगती है, टाडा लगती है। तो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा, कितना खतरनाक एक्ट होगा। पिताजी सांसद सुनील दत्त जी, बहन सांसद, बहुत बड़े परिवार से, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, लेकिन एक कानून लग गया, बच नहीं पाए। मतलब कई सालों तक क्या, कई बार जेल की हवा खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। कितने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जिसे बोलते हैं। ऐसे ही आपका आतंकवादी निरोधी अधिनियम भाई, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा, आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, ठीक है, और संसद सत्र में नहीं थी, तो क्या लाया गया, पोटा लाया गया, ऑर्डिनेंस के जरिए। किसके जरिए? अध्यादेश लाया गया पोटा का। तो उसको उस समय बोला गया पोटो। क्या बोला गया? पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। बाद में संसद ने उसको ओके किया, एक्ट बना दिया, बाद में बन गया पोटा। समझ में आ गया? आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002। फिर हमने अब जो नया है हमारे पास वो है गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2004। तो ये सब पढ़ने हैं हमने। ये किन पर लगेंगे, मतलब ये निवारक निरोध कानूनों में आते हैं। किस में आते हैं? तो शत्रु देश के नागरिक पे भी लग सकते हैं। अब कुछ भाई, जो संजय दत्त थे वो तो शत्रु देश के नागरिक नहीं थे, ये कई पत्रकार थे, द हिंदू के थे, पता नहीं किसी बड़े पत्र उसके थे, उन पर भी लगे हैं ये। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि 3 के बाद 4, 5 जो इसके खंड हैं वो और ज्यादा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं 2 चीजें समझा देता हूं कि लिखा कैसे जाता है। तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को के अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। क्या बोला है? 21 में क्या बोला था? 21 में बोला था कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, आर्टिकल 21 करता है, लेकिन साथ में यह भी बोला था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे उसके प्राणों से और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 22 क्या करता है? उन प्रक्रियात्मक शर्तों का उल्लेख करता है जिसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अथवा विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में होना आवश्यक है। क्या है? अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। 21 ने कहा किसी व्यक्ति के प्राण, आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। सही बात है, बिल्कुल करता है, लेकिन उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसको उसके प्राणों से और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। किया जा सकता है, ये बोला गया था, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कर रहा है? उन प्रक्रियात्मक शर्तों का उल्लेख करता है जिस प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा ना उसको उसके प्राणों से और किससे, दैहिक स्वतंत्रता से। तो आर्टिकल 22 उन प्रक्रियात्मक शर्तों का उल्लेख करता है जिसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अथवा विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? अतः जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाता है, तब उसे आर्टिकल 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार और स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है भाई, आप मुझे मेरे प्राणों से और मेरी जो दैहिक स्वतंत्रता है, आप उससे वंचित कर सकता है राज्य। कैसे?
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। लेकिन उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कौन कौन सी बातें होंगी ये आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे। नंबर 1, आर्टिकल 22 के अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। कितनी? एक सामान्य दांडिक विधि के अधीन, सामान्य दांडिक विधि के अधीन, जिसको बोलते हैं प्यूनिटिव, प्यूनिटिव बोलते हैं, PUNITIV। दूसरी होती है निवारक निरोध विधि के अधीन, प्रिवेंटिव। दूसरी क्या होती है? एक हो गई प्यूनिटिव, एक हो गई प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव कौन सी हो गई? सामान्य दांडिक विधि के अधीन। दूसरा हो गया निवारक निरोध विधि के अधीन। तो अब क्या है कि आर्टिकल 22 का खंड 1 और खंड 2 है, वो किसके बारे में बताएगा? प्यूनिटिव के बारे में बताएगा। किसके बारे में? प्यूनिटिव के बारे में। और जो उसके बाद के 3 से लेकर 7 तक, 3, 4, 5, 6, 7, वो बताएगा किसके बारे में? प्रिवेंटिव के बारे में। नाम से ही पता चल रहा, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है? तो प्रिवेंटिव, समझ में आ रहा है? ठीक है। आर्टिकल 22 का खंड 1 तथा 2 निवारक निरोध के सिवाय सभी प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 3, अब 3 अधिकार बताने आपने, मैंने बता दिए, वैसे बेयर एक्ट से बता दिए, एक बार फिर इस बुक से बता रहा हूं। नंबर 1, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो भाई। नंबर 2, अपनी रुचि के विधि व्यवसाय या अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। परामर्श एवं बचाव दोनों चीजें याद रखनी है आपने। अपनी रुचि के विधि व्यवसाय या अधिवक्ता से परामर्श और बचाव का अधिकार। नंबर 3, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। इतना समझ में आ गया। चौथा, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। यह नहीं कि पुलिस पकड़ के ले गई और 10 दिन तक हवालात में बंद कर रखा उसको, ये उसके मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा चौथे नंबर पर, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। आपका अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति जिसको पुलिस उठाकर ले गई, 24 घंटे से ज्यादा हो गए और उसको न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया गया, तो आप मूल अधिकार हनन का मामला क्या कर सकते हो? दर्ज कर सकते हो। पुलिस हो, पटवारी हो, कोई भी हो। समझ में आ गया? मूल अधिकारों का हनन हो गया। अब 22(3) में कहा कि किस पर लागू नहीं होगा। नंबर 1, जो शत्रु देश का नागरिक होगा, अन्य देशीय होगा या शत्रु देशीय होगा। शत्रु देश का नागरिक या अन्य देश के नागरिक पर लागू नहीं होगा। और दूसरी बात कही किस पर लागू नहीं होंगे, 22(1 और 2, जो निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्ति है। निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किए गए, निरुद्ध मतलब डिटेन किए गए व्यक्ति। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। आर्टिकल 22 खंड 4 से 7 तक निवारक निरोध के बारे में है। किसके बारे में? निवारक निरोध के बारे में है। निवारक निरोध कानून लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल होने के कारण भारतीय संविधान के अलावा विश्व के अन्य किसी भी जनतांत्रिक संविधान का अंग नहीं है। लोकतंत्र का विरोधी है निवारक निरोध कानून। क्या है? भारत के संविधान में, किसी देश के संविधान में नहीं है। और भारत के संविधान में क्यों है? क्योंकि यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं कि बनाना पड़ता है, क्या करें। समझ में आ रहा है? सामान्यतः विश्व के अन्य देशों में केवल आपातकाल में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की जाती है। जब वहां इमरजेंसी लगती है तब निवारक निरोध कानून लगते हैं। ऐसा नहीं कि वहां नहीं लगते, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में लगते हैं। लेकिन हमारे देश में शांति काल में भी निवारक निरोध कानून क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। भारतीय संविधान आपात और शांति दोनों समय के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ में आ गया? ठीक है। भारत में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य जो है वो समाज विरोधी और देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना है। अब आपसे पूछेगा जब भी कोई कि भाई जब किसी देश के संविधान में निवारक निरोध कानून नहीं है और जब आपको पता है कि निवारक निरोध कानून क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल है, आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, आपके संविधान में निवारक निरोध कानून क्यों है? तो आपने बोलना है कि हमारे संविधान में निवारक निरोध कानून इसलिए रखे गए हैं, नंबर 1, समाज विरोधी, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए? देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के लिए, समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए, समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है जी। यह एक निवारणात्मक कार्यवाही है। क्या है?
निवारणात्मक कार्यवाही है, बड़ा अच्छा शब्द है, इसको ध्यान रखना है आपने। इसमें निवारणात्मक कार्यवाही जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है, क्या करती है? अपराध करने से रोकती है। इसमें व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से इतर केवल संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय दत्त के पास AK-47 नहीं पकड़ी गई, AK-47 का मेरे ख्याल से मैगजीन पकड़ी गई या उसका स्प्रिंग पकड़ा गया। जब जांच हुई AK-47 नहीं थी उसके पास, क्या था? लेकिन संदेह हो गया कि भैया AK-47 तो देश में उस समय बड़े बड़े जो आपके क्या सुरक्षा एजेंसियां थी उनके पास नहीं थी, आपके पास इसका मैगजीन कहां से आ गया? तो संदेह के आधार पर लग गई टाडा, और वो टाडा ऐसी लगी कि पूरी जवानी क्या हो गई, हाँ, टेंशन में। और मैंने कहा आपको कि पिता सांसद, बहन सांसद, इतना बड़े परिवार है ना, नरगिस दत्त का बेटा, नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या था? जद्दन भाई, उनका बेटा, फिर भी क्या पुलिस से नहीं बच पाए, कानून से नहीं बच पाए, क्योंकि यहीं पर पता चलता है हमें विधि के समक्ष समता। क्या पता चलता है? विधि के सब समक्ष सब समान है। ठीक है, चलो जी। तो सामान्य, इसमें व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के इतर केवल संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए बोला मैंने निवारणात्मक कार्यवाही है। क्या है? निवारणात्मक कार्यवाही है। अब 22(4) से 5 के बीच में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वो प्रावधान क्या क्या है? आसान भाषा में समझा रहा हूं, संवैधानिक भाषा में समझाऊंगा, भाषा को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है। सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। कितने मास तक? 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, कितने मास तक? आंसर 3 मास तक। ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार यानी ग्राउंड्स बताया जाएगा। उसको भी अधिकार है, वो पूछेगा क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, बताया जाएगा कि भैया आपके यहाँ AK-47, उस जमाने में, आज तो AK-47 नॉर्मल हो गई, उस जमाने में AK-47 की मैगजीन स्प्रिंग पकड़ी गई है आपके यहाँ से, इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशंस का अवसर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन का अवसर दिया जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कोई भी ऐसा काम मत करो कि कलंक लग जाए। क्या लग जाए? और वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो पिक्चर बना के बता दिया कि भाई मैं देशद्रोही नहीं हूं। वास्तव में देशद्रोही नहीं था, कुछ बुरी आदतें थी, कुछ क्या बहुत सारी बुरी आदतें थी, पर देशद्रोही नहीं था। कौन? संजय दत्त जिस परिवार से था वो देशद्रोही नहीं हो सकता था। ठीक है। लेकिन कई कारण होते हैं, लग गया, तो उसने तो पिक्चर बना दी, संजू बाबा है ना, उसके माध्यम से फिर हीरो बन गया। लेकिन आप क्या करोगे? इसलिए आप लोग भाई मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग परिवार से हैं, तो क्या करना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि कलंकित हो जाए क्या जीवन। वरना क्या आप लोग पिक्चर बना के लोगों को समझा नहीं पाओगे कि भाई मैं बिल्कुल निष्कलंक था। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? हाँ, हमारे पास क्या है? केवल धन भले ही ना हो, लेकिन हमारे पास क्या है? रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। मध्यम वर्ग के पास यही होता है, एक बार खराब हो गया तो फिर बस नाम भी हमें रखा जाता है, ना ऊपर वालों को बोला जाता है ना निम्न वर्ग को बोला जाता है, मध्यम वर्ग को बोला जाता है हमेशा। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग जो है उनको बोला जाता है। तो भाई 3 माह याद रखना आपने। गिरफ्तारी के आधार ग्राउंड्स बताने जरूरी होते हैं। गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन का अवसर भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अवसर नहीं दिया जाता, अवसर दिया जाता है। परंतु निवारक निरोध के दिन गिरफ्तार व्यक्ति 2 दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। क्या? वैसे तो 3 माह है, लेकिन 3 माह से अधिक करना उसको निरुद्ध, तब कैसे करेंगे? जब क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड है, पहले गठित होगा, वो चर्चा करेंगे आपस में, वो बोलेंगे भाई इस व्यक्ति को 3 माह नहीं 3 माह से अधिक निरुद्ध करना है। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इस बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। अब संसद द्वारा गिरफ्तार जो विधियां हैं, जो पार्लियामेंट ने, जो मैं अभी जो बताऊंगा आने वाले समय में, उसमें कहीं पर 9 महीने है, कहीं पर 1 साल है, कहीं पर ज्यादा है,
180 दिन है, कहीं पे ज्यादा है। अलग अलग जो विधियां हैं ना, उसमें गिरफ्तारी का जो समय है वो पहले तय कर दिया संसद ने कि भाई इतने समय तक क्या करेंगे, निरुद्ध रखेंगे उस व्यक्ति को। जैसे मैं टाडा ही बोल रहा हूं, तो टाडा में 180 दिन तक क्या करते थे, 6 महीने पहले लिखा हुआ था कि 6 महीने कम से कम जेल में रहेगा आदमी। क्या रहेगा, 6 महीने जेल में रहेगा। ठीक है, ऐसी अलग अलग चीजों में, जैसे 21 माह रखा गया था किसमें भाई, मीसा में, मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा अगर किसी पर लग गया तो समझ लो 21 माह तक नजरबंद होगा वो। कितने माह तक, सामान्य अगर वैसा है तो मैंने कहा 3 माह बोलना है आपने, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लग गया किसी पर, है ना। यानी सामान्य निवारक निरोध के अधीन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 3 मास तक निरुद्ध रखा जाएगा। दूसरा मैंने बताया, गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, ग्राउंड्स बताए जाएंगे, उसे अपने अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन का अवसर भी दिया जाएगा। लेकिन 3 माह से ज्यादा गिरफ्तार करना तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित होगा, वो बताएगा कि क्यों इसको 3 महीने से ज्यादा निरुद्ध रखना है, तब उसको रख सकते हैं। या वो संसद द्वारा बनाई गई किसी निवारक निरोध विधि के अधीन क्या किया गया, वो गिरफ्तार किया गया, तब उसको 3 माह से अधिक गिरफ्तार किया जाएगा। जब लिखा हुआ 6 महीने, तो टाटा में 6 महीने तो अंदर रहेगा ना। ठीक है, बेल नहीं होगी, फिर क्या नहीं होगी भैया, बेल नहीं होगी। आर्टिकल 22 ब्रैकेट में 7, 7वां पार्ट जो है वो क्या कहता है, संसद निम्न के संबंध में विधि बना सकती है। संसद क्या कर सकती है, विधि बना सकती है। नंबर 1, किन परिस्थितियों तथा किन मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि तक निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध किया जा सकता है। संसद अगर कानून बना दे और पहले ही बोल दे कि 3 महीने नहीं भाई, 9 महीने, 21 माह, ऐसे बोल दे पहले ही, तो उसका कारण बताएगी संसद भी कि भैया 3 माह नहीं, 3 माह तो सामान्य निवारक निरोध के लिए है। किसके लिए, हम जो ये एक्ट बना रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है, मीसा है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 21 माह तक नजरबंद रखना पड़ेगा। कितना, 21 माह तक नजरबंद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो संसद को अधिकार है किन परिस्थितियों में, किन मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि तक निवारक निरोध में निरुद्ध किया जा सकता है, सकेगा। दूसरा बोल सकती है संसद, निवारक निरोध विधि के अधीन किसी व्यक्ति किन मामलों में कितनी अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकेगा, किन मामलों में और कितनी अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकेगा। तीसरा बोलता है सलाहकार बोर्ड द्वारा राय देने के लिए की जाने वाली जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। सलाहकार बोर्ड, कौन सा सलाहकार बोर्ड, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो सलाहकार बोर्ड बनेगा, द्वारा राय देने के लिए की जाने वाली जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया के बारे में बताएगा। समझ में आ गया। तो आर्टिकल खासकर अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, देखो लोक सेवा आयोग में तो मुझे लगता है इतना डीप पूछेगा। यूपीएससी क्या करती है कि वो 22 के 7 में से पूछेगी आपसे, क्या करेगी, 3 चीजें, किन परिस्थितियों में तथा किन मामलों में 3 माह से अधिक। ठीक है, किन मामलों में कितनी अधिकतम अवधि तक, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया प्रक्रिया क्या होगी भाई, सलाहकार बोर्ड, है ना, प्रक्रिया, पहले कीवर्ड याद कर लो, उसके बाद फिर वो 3 पॉइंट हो गए आपके, वो आंसर होंगे, क्या होंगे, इसके इतर अगर कुछ मिलता है तो वो आपका, उसको आपने बाहर करना है। समझ में आ गया। अब संसद द्वारा इस शक्ति के प्रयोग में बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए भाई। ठीक है, अब इनका क्रम याद रखना। सबसे पहले तो सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम 1950, कौन सा। दूसरा आता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मीसा बोलते हैं इसको, 71 वाला। अगला आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, ये आता है। ये है लगभग 1974 का। कब का, सन पे भी ध्यान रखना, कई बार सिर्फ सन पूछता है। क्या पूछता है, सन पूछता है, कॉफी पोसा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, रासुका बोलते हैं आम भाषा में इसको, ये भी कब का है, 1980 का है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम, निरोध अधिनियम 1985, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन, टाडा जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम, है ना, ये है 1985 का।
आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, ठीक है। और अगला गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004, इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2004। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब क्या करना है, इसके अंदर का पढ़ना है भाई। आपने ये भी ध्यान देना कौन कौन अध्यादेश द्वारा लाए गए, कौन कौन एक्ट के द्वारा लाए गए। देखो, अध्यादेश तब लाया जाता है अधिकतर जब जो सत्तारूढ़ दल होता है ना, वो बहस से बचना चाहता है। कई बार उसका मिसयूज करता है वो, किसका? ऑर्डिनेंस का 1, 2, 3, है ना। बोलता है कि यार बहस से कौन वो कर रहा है, ऐसा करते हैं सीधे ऑर्डिनेंस लाते हैं। ऐसे समय में लाते हैं जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करेगा और सीधे लाएगा। और आपको पता है बाद में फिर संसद बैठेगी तो हम उसको क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। क्या कर देंगे? कौन कौन से ऑर्डिनेंस है ये भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 है, संसद द्वारा पारित यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा, 1969 तक। कब तक रहा? 50 से लेकर 69 तक, लगभग 19 साल तक रहा ये। कितने साल? 19 साल। इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। अब जब संसद ने ही बोल दिया 1 वर्ष, तो इन पे नहीं लगता 3 महीने। 3 महीने सामान्य निवारक निरोध के अंतर्गत लगता है। 1 साल तक नजरबंद रखा जाएगा। किसको? जो व्यक्ति इस पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत पकड़ा गया होगा तो 1 साल तक नजरबंद किया गया होगा उसको, ठीक है। दूसरा हो गया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा। निवारक निरोध अधिनियम के स्थान पर 7 मई 1971 को यह अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश, अब अध्यादेश को अंडरलाइन कर दें भाई, क्या कर दें? अध्यादेश द्वारा लागू किया गया, जिसके बाद में जून 1971 में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद मतलब इसके तहत किसी व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल के परामर्श के बिना आपातकाल में 21 महीने तक नजरबंद किया जा सकता था। कितने महीने तक? आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। बहुत बड़ी अवधि थी भाई ये तो। 12 और कितना 9, 21, यानी लगभग 1.25 साल। कितना? 1.25 साल। अब सोच लो, 44वें संविधान संशोधन के कारण यह अधिनियम अप्रैल 1979 में स्वतः ही समाप्त हो गया। कब हो गया? 1979 में स्वतः समाप्त हो गया। उसके बाद आया कॉफी पोसा। पुरानी पिक्चरें देखी होंगी आपने, स्मगलर्स वगैरह वगैरह देखे होंगे आपने, है ना। सोने की तस्करी हो रही है, पता नहीं किस किस की तस्करी हो रही। सोने की तस्करी देखी है? पुराने स्मगलर जो डॉन होते थे पहले, है ना, नोट फाड़ के, एक नोट उधर एक नोट इधर। कॉफी पोसा लाना पड़ा भाई। जैसा समाज में होगा ना वैसे ही दिखाया जाएगा। क्या होगा? जो सिनेमा होता है समाज का दर्पण होता है। कि क्या होता है? पहले होता था दर्पण, अब तो ये आगे बढ़कर दिखा रहा है सिनेमा जो है। चलो, आर्थिक जगत में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। किसका? रासुका। अब यहां से देखो, रासुका बोलते हैं 1980 का है रासुका, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा, आर्थिक जगत में, किसमें? आर्थिक जगत में किसको रासुका का दर्जा प्राप्त है? आंसर कॉफी पोसा को। किसको? जबकि रासुका आएगा अब 1980 में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आर्थिक जगत इसलिए भाई, स्मगलिंग, तस्करी, विदेशी मुद्रा, ये सब क्या आर्थिक जगत की चीजें हैं ना, इसलिए पूछा उसने कि आर्थिक जगत में रासुका का दर्जा किसको प्राप्त है? आंसर कॉफी पोसा को प्राप्त है। 19 दिसंबर 1974 से लागू। इस अधिनियम के तहत आरंभ में निरोध की अवधि 1 वर्ष थी, किंतु 13 जुलाई 1984 को उसे 2 वर्ष कर दिया गया। बताओ, इसमें 2 साल तक नजरबंद करते थे, 24 महीने। वहां 21 महीने था, यहाँ 24 महीने कर दिया, है ना। अब अगला आया रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जन साधारण में रासुका के नाम से चर्चित है। क्या लग गई कि उसमें रासुका लग गई? अरे भाई रासुका लग गई मतलब गया हो, अब गया मतलब अब कहानी खत्म, है ना। तो इस अधिनियम का जन्म 1980 में एक अध्यादेश द्वारा हुआ। फिर अध्यादेश को हाईलाइट करना आपने, ये भी अध्यादेश से आया। किससे आया? अध्यादेश से आया। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले या सांप्रदायिकता अथवा जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना था। 1980 का दौर पता है आपको कौन सा दौर है?
इंदिरा गांधी का दौर है, खालिस्तान की मांग चल रही है ना, खालिस्तान की मांग चल रही है जबरदस्त तरीके से जिसे बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समय में और बहुत सारी चीजें हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, स्वर्ण मंदिर में गोलियां चल गई, है ना, और सिखों की जो पवित्र धर्मस्थली है वहां पर क्या हो गया, क्योंकि शरण ले रखी थी खालिस्तानियों ने, कहां पर, इधर से फिर रेजिमेंट भेजी गई, गोली भी चली मेरे ख्याल से, खून बहा। तो आप धार्मिक स्थल पर अगर खून बहाओगे तो क्या होगा, फिर और ज्यादा भड़काव हो जाएगा जिसे बोलते हैं। तो इसलिए बोला गया एकता, देश की एकता। अगर कोई अलग देश की मांग कर रहा है, जब भाई आर्टिकल 1 में लिख दिया कि कोई भी राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कोई भी राज्य इकाई देश से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो कुछ व्यक्तियों की मांग कैसे पूरी की जा सकती थी, खालिस्तान तो नहीं बनाया जा सकता था, देश की एकता खंडित हो रही थी, अखंडता खंडित हो रही थी, संप्रभुता खंडित हो रही थी। और जो भी ये भड़काने वाले लोग थे, पाकिस्तान था, क्या था, पाकिस्तान ने भड़काया। किसने भड़काया, पाकिस्तान से आए हथियार, बहुत सारी चीजें हो रही थी, अभी भी हैं, कनाडा में हैं बैठे हुए कि कुछ खालिस्तानी जो हैं, है ना। तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले और सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी। क्या फैलाई जा रही थी, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी, जातीय दंगों को फैलाया जा रहा था। तो इसलिए बोला गया कि सांप्रदायिकता, जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना था इसका उद्देश्य। किसका, रासुका का। 1981 में से कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया, 1984 में इसे संशोधन कर इसे कठोर बना दिया गया। और 84 के दंगे भाई, 84 के दंगे बहुत ही काला अध्याय है इस देश के नाम पर। क्या है, और इसके लिए जितनी भी क्षमा मांगी जाए वो क्या है, कम है। अपने ही लोगों पर क्या हुआ, अत्याचार हुए, इसलिए तो भाई इसके लिए तो क्या शर्मिंदा रहेंगे हमेशा, कौन, ये देश शर्मिंदा रहेगा। और सिर्फ क्या कि भड़काओ, कुछ लोगों के जो हित थे ना, उसकी वजह से हुआ था ये सारा का सारा मामला जो हुआ था। क्या, कुछ लोगों के हित जब होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी कम्युनिटी को क्या कर देते हैं, अपने विचारों से प्रभावित कर देते हैं। फिर बाद में सब धीरे धीरे सामान्य हो गया, सब ठीक। अगला, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि। भाई, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 85 की बात है, राजीव गांधी का काल था। टाडा, क्या, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। निवारक निरोध कानून में यह सबसे कठोर कानून था। और बताओ इसमें फंसना किसको था, इसको दुर्भाग्य बोलते हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति को फंसना था जिसका कैरियर अपने चरम पर था उस समय, अच्छी पिक्चरें चल रही थी, है ना। पैसा जब आता है ना और शौहरत जब आती है तो कुछ क्या करती है, व्यक्ति को दम्भी बना देती है। क्या बना देती है, और व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है कि जो उसको क्या करता है, फिर डाउन क्या कर देता है, एकदम से डाउन करता है। चलो, तो निवारक निरोध कानून में सबसे कठोर कानून था। देश में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 1985 में परिवर्तित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधि में क्या हुआ था, इस अधिनियम के अंतर्गत आतंकवाद गतिविधियों में संलिप्त किसी अभियुक्त को 180 दिन, भाई 6 महीने, कितना, 6 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। एक बार दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के बाद फिर 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता था। बात तो वही हुई, 1 साल हो गया, 6 महीने रखा, फिर जज साहब के सामने प्रस्तुत किया, फिर जज साहब ने कहा ले जाओ इसे मेरी आंखों के आगे से, फिर 6 महीने का अंदर। तो हुई, यही तो हुआ, कुछ काम नहीं आया, ना सांसदी काम आई, कुछ काम नहीं आया। ठीक है, और ऐसा होता भी है, एक व्यक्ति पे जब एक बार संदेह होता है तो फिर तो संदेह बढ़ता चला जाता है। ठीक है, 23 मई 1995 को इस कानून की अवधि समाप्त हो जाने पर यह कानून क्या हो गया, समाप्त हो गया। कानून समाप्त हो गया भाई साहब, लेकिन गिरफ्त में जो व्यक्ति था वो झेलता रहा बहुत लंबे समय तक। और ऐसे कई लोग रहे होंगे, वो तो आप एक व्यक्ति को जानते हो, ऐसे पता नहीं कितनों पर लगा होगा टाटा। उसके बाद भाई आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कोटा। इस देश की लोकतंत्र की जो आत्मा है ना, संसद, उस पे भी हमला हुआ है। किस पर पता है,
संसद पर हमला हुआ है, 3 घेरे होते हैं हमारे सुरक्षा एजेंसियों के, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, 3 घेरे बने होते हैं। उन घेरों को तोड़कर आतंकवादी अंदर घुस गए, सांसद अंदर ही थे, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मुंबई में देखा होगा आपने, लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए, होटल ताज पे हमला हो रहा है। अरे यार, क्या खाना अपना खा रहे थे, आनंद ले रहे थे, भाई ये था कि इजरायली थे जी, काफिर हैं, हिंदू हैं, काफिर हैं, मार दिया गया इजरायलियों को। ठीक है, वो घटना भी हुई। ऐसी कई घटनाएं हुई, चांदनी चौक में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट तो आपको पता ही होगा, दाऊद के, खैर वो तो स्मगलर था, तो इस वजह से क्या मर गया, वो जहर खिलाया था किसी ने, कि जिंदा है, चलो जो भी है। अच्छा जी, ऐसे कई घटनाएं हुई। क्या हुई? कई घटनाएं हुई। कौन करते हैं? शत्रु देश करते हैं, कुछ अंदर के भी करते हैं। शत्रु देश क्या करता है? फंडिंग करता है, फिर क्या होता है, क्या करता है? अस्थिरता लाना चाहता है ना। जब आप बढ़ रहे होते हो, आपको अस्थिर करने के लिए कई प्रयास किए जाएंगे। किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा। वो शत्रु आपके अगल बगल ही होंगे, आपको देखना पड़ेगा, बड़ी पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि भाई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो जब आप क्या कर रहे हो कि चरणबद्ध तरीके से ऊपर की ओर जा रहे हो, विकास कर रहे हो, तो ध्यान रखना खाने पीने में भी क्या करना, कहीं कोई कुछ खिला ना दे, है ना। हाँ, ऐसा होता है भाई, आपको क्या पता, हमने देखा है। हाँ जी, और बड़े प्रेम से खिलाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। ऐसे ही क्या करता है, अस्थिरता लाने के लिए, क्या करने के लिए? देश में अस्थिरता लाने के लिए, हर प्रकार की अस्थिरता। जैसे देखा कि बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है इस देश में, कुछ ऐसी घटनाएं कर दी जिसकी वजह से क्या हो गया, देश बदनाम हो गया। यानी अब जो एफडीआई आ रहा था, उन लोगों ने कहा भाई हम ऐसे देश में नहीं जाएंगे भाई जहां ऐसी दिल्ली जैसी घटनाएं होती हैं, हमारे साथ तो महिला स्टाफ भी होगा, हम ऐसे देश में नहीं आएंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे मार्केट के बीच में, तो वो डर जाता है। कौन? एफडीआई, जो भाई पैसा लगा रहा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तो डरेगा नहीं वो। फिर राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? और ये वो देश होते हैं अधिकतर जहां कई सालों से स्थिर है, राजनीतिक स्थिर है। चीन है जैसे, पता नहीं कब से सुन रहे हैं हम, कौन? शी जिनपिंग, है ना। और कई जगह, नॉर्थ कोरिया तो नहीं करता खैर हस्तक्षेप, नॉर्थ कोरिया तो अपनी मिसाइल टेस्ट करता रहता है। ठीक है, बट चाइना है, चाइना को बड़ी समस्या है हमसे। किसी एक बड़े नेता ने कहा भी था कि हमारा उतना बड़ा शत्रु पाकिस्तान नहीं है जितना बड़ा चीन है। ठीक है, चीन से ज्यादा खतरा है हमको। किससे? तो अस्थिरता लाने का प्रयास करेंगे, और विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, वो टूल्स अपनाएंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वो जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वो जो मैसेज आते हैं, उसके पीछे भी कुछ क्या होते हैं, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को क्या करना, किसी के प्रति नफरत फैलाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम फैलाना, ये भी क्या है, ये तरीके हैं आजकल के। समझ में आ रहा है? पहले पोस्टर से काम चल जाता था, 10 जगह पोस्टर दिख गया, हाँ यार ये है व्यक्ति। अब नहीं, अब आपके मोबाइल आपके दिमागों से क्या करते हैं, खेलते हैं। तो सावधान रहना, क्या रहना, मीडिया, है ना। अपना एनालिसिस करना, क्या करना, अपना एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद जो निकले वो समझना। तो भाई पोटा आया भाई, आतंक, देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाटा के स्थान पर एक नए आतंकवाद निरोधी कानून पोटा को लागू किया गया। इसके अधीन किसी भी मामले में दर्ज प्राथमिकी बोलते हैं एफआईआर को, फुल फॉर्म बताइए एफआईआर की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, एफआरआई मत बोल देना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, देहरादून में है, एफआईआर बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की पुष्टि पुलिस महानिदेशक, किसके द्वारा? पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा समिति द्वारा क्रमशः 10 दिन एवं 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों की सूचना तत्काल परिवार को देने और पुलिस हिरासत में अधिकतम 30 दिन की अवधि तक निर्धारित किया गया। कितना? 30 दिन निर्धारित किया गया। 21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यह अधिनियम 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया था। यह बड़ी बात है।
108 बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। क्या बोलते हैं? 108 मतलब ज्वाइंट सिटिंग। आज तक संसदीय इतिहास में 3 बार बैठी। कितनी बार? 3 बार। एक बार इसके लिए बैठी, पोटो को पोटा बनाना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, है ना। लोकसभा सहमत है, राज्यसभा सहमत नहीं है, या राज्यसभा सहमत है, लोकसभा सहमत नहीं है, या लोकसभा सहमत है, राज्यसभा के पास 6 माह से अधिक का समय हो गया है, तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, 108 बुलाएगा। क्या बुलाएगा? एक तो 108 वो होती दीनदयाल उपाध्याय, कौन? एम्बुलेंस सेवा, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं 108 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज्वाइंट सेटिंग की, संयुक्त अधिवेशन। तो इसके लिए बुलाना पड़ा भाई संयुक्त अधिवेशन। तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि किस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को पास करने के लिए संसद ने क्या किया? 108 का प्रयोग किया राष्ट्रपति ने। आंसर पोटा, पोटो को पोटा बनाना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस को प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाना था। तो इस एक्ट को बनाने में 2 आर्टिकल यूज हुए। एक हुआ 1, 2, 3, क्या हुआ? ऑर्डिनेंस, और दूसरा हुआ 108। या मैं संकेतों में पूछता, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाता, मैं बोलता कि किस एक्ट को, किस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बनाने के लिए संविधान के 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का प्रयोग हुआ। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या होते हैं? 123 होता है ऑर्डिनेंस, 108 होता है ज्वाइंट सेटिंग। समझ में आया? ठीक है। गैर कानूनी, अगला गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2004। यह कानून मूलतः 1967 में बनाया गया था भाई, ये पहले बनाया गया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। 2004 में पोटा के समाप्त हो जाने के पश्चात संशोधन करके अध्यादेश द्वारा 21 सितंबर 2004 को प्रभावी किया गया। इसको क्या किया गया? अब इसकी डेट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट वाला है ये। 21 सितंबर 2004 को प्रभावी किया गया। कब से प्रभावी है? मैं डेट तो नहीं पूछता, लेकिन मैं सन पूछता। क्या पूछता? सन पूछता कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कब से लागू है? आंसर 21 सितंबर 2004 से। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है। अब देखो, अभी तक तो 2 साल तक बंद कर रहे थे, इसमें तो सीधे क्या है? मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट। मुंबई आतंकी हमला, 26 नवंबर 2008 के पश्चात ऐसी घटनाओं को सशक्त ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA, क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम में भी संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया। 21 दिसंबर 2008 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत यह कानून प्रभावी हो गया। ठीक है। निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। किसमें रखा गया है? मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, किसमें बनाता? 90% लोग इसको यूनियन लिस्ट में डालते हैं, लेकिन निवारक निरोध कानून जो है समवर्ती सूची में है। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, संसद भी, राज्य भी। लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून अगर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून अप्रभावी हो जाएगा, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी रहेगा। समझ में आया? समवर्ती सूची का मतलब ये होता है। समवर्ती सूची जो ली हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने पहले भी अपने लिए निवारक निरोध कानून बना रखे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमने अगला मूल अधिकार पढ़ना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।